हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशु छतवानी। आज हम करेंगे इनकम टैक्स का 49th सैम्पल पेपर। आज भी अपन 20 MCQ लगाएंगे और हमेशा की तरह बताऊं, ये CA, CS, CMA के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इंटर लेवल तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप UGC नेट कॉमर्स फाइट कर रहे हैं तो, या किसी भी स्टेट में अगर आप कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम लगा रहे हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का, या कहीं पे भी जूनियर अकाउंटेंट या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। आज का सर पहला क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर हाथी commenced medical practice on 18th September 2019. The previous year for the profession for the assessment year 2021 would be. वेल, एक मिस्टर हाथी हैं, उन्होंने डॉक्टरी का काम शुरू किया, मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की 18 सितंबर को। अब आप हमेशा याद रखिए सर कि असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा 12 महीने का होता है, और जो प्रीवियस ईयर होता है वो 12 महीने या उससे कम हो सकता है। तो अगर इसने 18 सितंबर को प्रैक्टिस शुरू की तो वहाँ से इसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हुआ सर? 18 सितंबर 2019 से लगाकर 31 मार्च 2020। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट अधिकतर ये सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि इसका अप्रैल टू मार्च चलेगा। नहीं, जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जिस साल आपका इनकम का नया सोर्स जनरेट होता है, उस साल, केवल उस साल आपका प्रीवियस ईयर थोड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, कीप इन माइंड, और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेल, ये आंसर आ चुका है। अगला कुछ बात पढ़ लीजिए इसके बारे में। कहता है कि ये सब अपने को पता है कि असेसमेंट ईयर अगर 21-22 है तो इसका प्रीवियस ईयर 2021 होगा, लेकिन इसका इट डजेंट नेसेसरी मीन्स कि वो अप्रैल 20 से ही स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल में, अगर किसी बंदे ने अपना बिजनेस अक्टूबर 18 को स्टार्ट किया या अक्टूबर 19 को स्टार्ट किया, तो पहला साल अक्टूबर से मार्च चलेगा। इतनी सी बात है। ठीक है सर, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शेन वॉटसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोरोड मनी फ्रॉम वेरियस कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब मिस्टर जो शेन वॉटसन है वो खुद आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उन्होंने अमाउंट भी जो बोरो किया है वो भी ऑस्ट्रेलियाई कंपनीज से किया है, लेकिन डूइंग बिजनेस इन इंडिया बाय नेम SW लिमिटेड। ठीक है, शेन वॉटसन लिमिटेड, मुंबई। मिस्टर शेन वॉटसन पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹35 लाख कन्वर्टेड इंडियन करेंसी टू वेरियस लैंडर्स, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्राइमा फेसी देखें तो शेन वॉटसन बाहर के हैं, उन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया वो भी बाहर की कंपनियों ने कमाया। अगर इनकम हो रही है तो वो नॉन रेजिडेंट्स को हो रही है। लेकिन क्या होता है, 3 आइटम है, एक होती है इंटरेस्ट, एक होती है रॉयल्टी, और एक टेक्निकल फीस। इन तीनों का पेमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट करती है, या इनका पेमेंट कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट करता है लेकिन उसका कनेक्शन इंडिया से है, मतलब जिस जो फंड है उस फंड का यूटिलाइजेशन इंडिया में हुआ है, जैसा कि इस बंदे ने कंपनी इंडिया में डाली है, तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में इनकम अक्रू एंड अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो दे रखा है, इट इज़ हैज़ अक्रूड इन इंडिया, इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, डजंट अक्रू इन इंडिया, टैक्सेबल इन ऑस्ट्रेलिया। सर हैज़, ए ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, हैज़ अक्रूड इन इंडिया। ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं और इसको और देखते हैं, थोड़ा हिंट देखते हैं इसका, आपको और क्लियर समझ आएगा। कहता है कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज का भुगतान में अगर इन दो में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए, पहली भुगतान जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने किया हो, या भुगतान अगर कहें निवासी या अनिवासी ने किया हो, परंतु ये भुगतान एक ऐसे बिजनेस के लिए है जिसका ऑपरेशन इंडिया में होते हो, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन ये है कि आपको मौके पे रूल याद आएगा ना। मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन सिटी वेयर पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस इज 15 लाख which is taken on rent. The annual rental charges is 240,000. The annual salary of Mr. X is 20 lakh. What will be the value of perquisites in respect of rent free accommodation? Okay, आराम से सुनें। एक मिस्टर एक्स हैं, वो नौकरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉयर ने उनको रहने के लिए मकान दिया। ठीक है, मकान दिया तो ये क्या है? फैसिलिटी है, तो ये क्या होगी? टैक्सेबल। देखा क्या जाएगा कि
मकान रेंटेड है या ओनर का है, तो इस केस में मकान रेंटेड है, तो एक तो आप रेंट की अमाउंट देख लो। अगर मकान रेंटेड है तो एक तो रेंट की अमाउंट देख लो विच इज़ 240,000, और एक हम देखेंगे 15% ऑफ सैलरी। अब बच्चा बोलेगा सर नहीं सर, इसमें तो जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख है, और सर वो 15 लाख होता है ना तो 10% देखते हैं, ऐसा स्टूडेंट सोचेगा। देखिए ऐसा बात है, ये बात सच है कि आरएफए के अंदर 7.5%, 10% और 15% वाले रूल हैं, लेकिन ये किस केस में है? ये उस केस में है जब जो मकान है वो मकान कंपनी का हो, दैट इज जो बिल्डिंग है वो ओन्ड बाय कंपनी हो, बिल्डिंग ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो। इस केस में बिल्डिंग जो है वो रेंटेड है, रेंटेड के केस में हमेशा 15% ऑफ सैलरी देखना है, ठीक है। अब जैसे इसकी जो सैलरी है वो है 20 लाख, और अब आप 20 लाख का 15% देखेंगे विच कम्स टू 3 लाख। अब जो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी माना जाएगा वो माना जाएगा रेंट पेड और दिस अमाउंट, तो आपका आंसर सर 240 होगा। तो क्या सर, हमें समझ ही नहीं आया। देखो आरएफए का पॉइंट है रेंट फ्री अकोमोडेशन है, फैसिलिटी है, टैक्सेबल है, मकान जो है वो रेंटेड है, रेंटेड मकान में 15% ऑफ सैलरी या रेंट पेड विच एवर इज लोअर देखना है, तो आपका इसका 240 आंसर आएगा सर मेरे हिसाब से। और देख लेते हैं, यस 240 ही इसका आंसर है। मैंने कहा ना मेन है मौके पे रूल याद आना, वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब ठीक है, आप खूब भर भर के रूल याद करके जाते हैं। देखो कहता है कि अगर कर्मचारी को मकान उपलब्ध कराया है और एम्प्लॉयर उसका ओनर नहीं है, यानी उसने खुद ने बेचारे ने किराया पे किया है या लीज पे लिया है, तो आपको एक तो 15% देखना है, बिना जनसंख्या देखे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरा आपको किराए का अमाउंट देखना है, और उनमें से जो भी कम हो विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम हो वो आपको कंसीडर करना है। होप मैं आपको समझा पाया। वेल आरएफए पे एक क्वेश्चन और है, इसमें ये थोड़ा टफ है। मिस्टर एक्स वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 19, हिज फैमिली स्टेड एट दिल्ली, he was given rent free accommodation at both of the places। well उसको दोनों जगह मकान की फैसिलिटी मिली है for the entire year। his salary was 150,000 per month। the rental accommodation at Mumbai was taken on rent by the employer at annual rent of 150,000। what will be the value of perquisite in respect of RFA। ओके आराम से देखिए, अगर आपको रहने के लिए मकान मिलता है तो उसे बोलते हैं RFA फैसिलिटी, वो होती है टैक्सेबल। अब पहले ये कहाँ था? दिल्ली में, उसके बाद ये कहाँ चला गया? मुंबई में। दोनों मकान ये एंजॉय कर रहे हैं। ओके, दिल्ली मुंबई दोनों का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। मुंबई में जो मिला है इसको रेंटेड मकान मिला है, तो उसकी तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हो गई 150,000 मुंबई में जो मकान है, और जो दिल्ली वाला है वहाँ पे लिया जाएगा 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, एक मकान में इसकी फैमिली रह रही है दिल्ली में और ख़ुद वो मुंबई में रह रहा है, दोनों मकान उसे उसके बॉस ने दिए हैं। ठीक है, अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं कहता ठीक है आप इन दोनों को जोड़ दो। जो दिल्ली इस बंदे की जो सैलरी है 150,000 पर मंथ है, तो इसकी एनुअल सैलरी हो गई 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए की सैलरी का 15% निकालो विच कम्स टू 270,000। तो मैं इसका शायद सिंपल आंसर कह देता कि 2,70,000 टैक्सेबल होगा और 1,50,000 टैक्सेबल होगा और टोटल टैक्सेबल 4,20,000 होगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है सर कि जो ट्रांसफ़र का केस होता है उसमें 90 दिन तक आप दो मकान एंजॉय कर सकते हो, लेकिन टैक्सेबल एक होगा। ट्रांसफ़र के केस में यू कैन एंजॉय बोथ द हाउसेज बट ओनली वन हाउस विल बी टैक्सेबल एंड द अदर वन विल बी एग्जेम्प्टेड। ओके, तो अब बात यह है कि चलो आप 90 दिन तक बेनिफिट ले सकते हो, तो वो बेनिफिट आप किस मकान पे लोगे? तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मकान ऊंची दर से टैक्सेबल हो रहा है, जो मकान हाई रेट से टैक्सेबल हो रहा है, आप एग्जेम्पशन वहाँ ले लो। तो आपको दिल्ली वाले मकान पे एग्जेम्पशन लेनी चाहिए। इसके बाद अगली स्लाइड में आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप 90 दिन की एग्जेम्पशन ले लेना। आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर 3,53,425 आ जाएगा। आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की बात है कि आप दिल्ली वाले मकान पे थोड़ी सी एग्जेम्पशन लेना, वो कैसे लेंगे वो देख लीजिए। ओके,
ये आ रहा है आपके सामने। देखिए ये कह रहा है कि जो दिल्ली वाला मकान है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 270 है, मुंबई वाले मकान की 150 है, लेकिन ट्रांसफ़र के केस में 90 दिन के लिए आप ऐसे मकान को एंजॉय कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप दिल्ली वाले मकान में एग्जेम्पशन ले लो। तो वो कैसे लोगे आप, यहाँ पे गलती से सर 270 प्रिंट हो गया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे दिल्ली वाले मकान में गलती से 270 प्रिंट हो गया है, यहाँ पे 275 आएगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, 90 दिन आप छोड़ दो, बाकी केवल 275 दिन के लिए टैक्सेबल कर दो। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, आराम से कैलकुलेशन आ जाएगी और इस तरह से आपके दोनों मकान टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ट्रिकी और टेक्निकल क्वेश्चन था, खत्म हुआ क्या है। वेल अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेक्शन दिस every person whose estimated tax liability for the year is 10,000 or more shall pay his tax in advance in the form of advance tax। वेल ये तो बहुत एक आसान रूल है। रूल क्या है कि जिसकी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है वो इंतज़ार नहीं करेगा, वो एडवांस टैक्स जमा कराएगा। ऐसा किस में लिखा है, ऐसा सेक्शन 208 में लिखा है। तो सेक्शन जो 208 है उसमें ये बात लिखी गई है और इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। चलिए सर, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल ये तो अब ठीक है ना, समझ गए। एज पर सेक्शन 208 एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर्स 10,000 और मोर शेल पे हिज टैक्स इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ मोडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट। वेल देखो, अगर कोई एम्प्लॉय है, मान लो पहले वो सेल मैनेजर था और बाद में उसको अपॉइंट किया गया एज अ सेल मैनेजर, बाद में उसको एचआर मैनेजर बना दिया या उसको फील्ड वर्क पे भेज दिया, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए, एम्प्लॉय नाराज़ हो गया, तो हमने उसको 30-40 हज़ार रुपये मुआवजा दे दिया, कॉम्पनसेशन दे दिया। या पहले जब वो अपॉइंट किया था तो हमने कहा था कि आपको 2% ऑफ द सेल इंसेंटिव देंगे, लेकिन बाद में हमने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर दिया। इस बात के बदले में उसको सेटिस्फाई रखने के लिए हमने कोई उसे कॉम्पनसेशन दिया, तो उसका क्या होगा सर, वो टैक्सेबल होगा। इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा एंड फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर नौकरी से आपको हटाया जाता है वहाँ पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है, वहाँ पे फिर भी एग्जेम्पशन है, वहाँ फिर भी पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्पशन के रूल हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में, जहाँ आपकी नौकरी छीन ली जाती है। लेकिन अगर आप जॉब में ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो उसके बदले जो पैसा मिलेगा दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। यस, आई एम सेइंग आंसर इसका ए रहेगा। ठीक है, और इसी से मैं मिलता जुलता रूल एक और बता दूंगा। अगर जैसे आपके पास बिजनेस है, आपके बिजनेस में कोई एजेंसी है और आपकी एजेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है, तो उसके बदले भी जो पैसा मिलता है वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। यानी अगर आप देखो आपकी बिजनेस की इनकम मारी जाती है तो बिजनेस हेड टैक्सेबल होगा, मुआवजा। और अगर आपकी सैलरी हेड की इनकम मारी जाती है तो जो मुआवजा मिलेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो अगर आप लॉजिक लगा के याद करेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। ठीक है सर, और ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर कर्मचारी को किसी भी नाम से कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलता है तो ऐसी सैलरी हेड में पूरी तरह टैक्सेबल होगी। ये एक अलग बात है कि अगर आपकी छटनी हो जाती है, आपको छांट दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है, तो उस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन होता है, वो आप देख लेना। ठीक है, कोई स्लाइड जो मैं पूरी ना पढ़ूँ, आप इसको पॉज करके देख लिया करो, पढ़ लिया करो। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है, amount of contribution to an approved superannuation fund by the employer with respect to SSC is exempt to the extent of, well, employer बहुत तरह से फेवर करता है एम्प्लॉय को। हम जानते हैं कि एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिलते हैं, टैक्सेबल परक्विजिट्स मिलते हैं। उसी तरह से अगर जो बॉस है उसने सुपर एन्युएशन फंड में पैसा जमा कराया है तो 1.5 लाख रुपए तक वो एग्जेम्प्ट होगा, 1.5 लाख से ज़्यादा वाला पार्ट टैक्सेबल होगा। अगर आप इसको यूँ ही याद करें, अगर जोड़े से याद करें, तो प्रोविडेंट फंड में जैसे 12% तक का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, बियॉन्ड 12% टैक्सेबल होता है, वैसे सुपर एन्युएशन फंड में 150 तक अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, बियॉन्ड 150 टैक्सेबल होता है। ठीक है सर, चलिए वैसे सुपर एन्युएशन फंड होता क्या है ज़रा समझ लीजिए। कहता है कि ये एक ऐसा फंड होता है
जिसमें जब एम्प्लॉय की एक एज आ जाती है, मतलब रिटायरमेंट एज होती है जनरली, जब एम्प्लॉय की एक रिटायरमेंट एज आ जाती है तब वो रिटायर हो जाता है या वो डिसेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको पेमेंट हो सके, उसको या उसके घर वालों को एनुअली पेमेंट हो सके, इसके लिए सुपर एन्युएशन फंड स्टैब्लिश होता है। उसमें एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड वाले में तो 150 तक एग्जेम्प्ट होता है, बियॉन्ड दैट टैक्सेबल होता है। बाकी रहा अनरिकॉग्नाइज्ड सुपर एन्युएशन फंड, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बोथ आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो रूल्स हैं जी, जितने याद करो उतना अच्छा है, नंबर उसी से आते हैं सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल असेट। इसमें से क्या कैपिटल असेट नहीं है? ज्वेलरी तो है, तो मैं इसके ऊपर पेन ले लेते हैं, यस लिख देते हैं। ज्वेलरी तो है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी कैपिटल असेट है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस ये भी आपका कैपिटल असेट है। वेल तो अपने आप ही अलग छट गया। देखिए, ज्वेलरी है उसको आप बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा, हाँ। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा, हाँ। अगर आपके पास घर है जो आप रहते हैं उसमें, ठीक है, एक बात समझ लीजिए, घर के अंदर जो फ्रिज कूलर एसी होता है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है, लेकिन जो घर है वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में है। और जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड होती है, अभी आने वाली स्लाइड्स में अपन देखेंगे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता क्या है, बट बाय द वे जो रूरल एरिया में लैंड है जो खेती के काम आती है वो कैपिटल असेट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑड वन आउट के हिसाब से, ये आउट हो गया। वेल, अगला क्वेश्चन है, if till the date of filing the return of income the capital gain arising on the transfer of the old land is not utilized to whole or in part for purchase of another agricultural land, then the benefit of exemption can be availed by depositing the unutilized amount it in any branch of public sector bank, current account, saving account, capital gain deposit account scheme 1988, loan account। well, पूरी बात समझो। आपके पास एक अर्बन, जस्ट अ मिनट पेन ले लें, आपके पास एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, आपने उसको सेल किया तो आपको कैपिटल गेन हुआ। आप कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना चाहते तो आप 54B में जा सकते हो। 54B में जाके आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। तो बात क्या हुआ कि ज़मीन बेचने से जो प्रोसीड मिला वो उसको आपको ज़मीन में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब हो सकता है आपको सूटेबल लैंड नहीं मिल रही, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप सी ऑप्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जा सकते हैं, बैंक में जाके ये खाता खोल सकते हैं और वहाँ पे ये पैसा आप रखवा सकते हैं। बाद में ये पैसा विड्रॉ करके आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। जो 2 साल की टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, लेकिन टेम्परेरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये खाता खोल सकते हैं, बचत खाता नहीं, सेविंग या करंट अकाउंट नहीं, एक खास तरह का अकाउंट जो इसी पर्पज़ से डिज़ाइंड है, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, आप इसको खोल सकते हैं। यस सर, इसका आंसर सी रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा, सी। चलिए सर, ओके। इसका रूल कह देता है, ये कहता है कि कैपिटल गेन स्कीम 1988 में आप विनियोजन कर सकते हो। जैसे कि इसने कहा कि यदि जो टैक्स पेयर है, अगर ITR की जो डेट आती है, ITR की जो ड्यू डेट होती है, उस दिन तक अगर आप नई भूमि नहीं खरीद पा रहे तो आप इस खाते में जमा करा के राशि कटौती प्राप्त कर सकते हैं और 2 वर्ष के अंदर अंदर फिर आपको इसमें से पैसा विड्रॉ करके ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है सर, नहीं खरीदोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तो बैंक में जमा करा दिया और बाद में अमाउंट विड्रॉ नहीं करो, या विड्रॉ तो करो लेकिन आप इसे यूज़ नहीं करो, तो आपका वो जो टैक्सेबिलिटी है वो बाद में लग जाएगी, तो आपको संभालना है। ठीक है, वेल, अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग शेल बी रिगार्डेड एज कैपिटल असेट। इनमें से किसे कैपिटल असेट माना जाएगा? वेल, अपन पेन ले लेते हैं। जो बुलियन होता है, गोल्ड सिल्वर, वो तो कैपिटल असेट होता है, यस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, जो पुराने एंटीक आइटम्स हैं वो भी होते हैं, यस। स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ होती हैं, बेशकीमती मूर्तियाँ, वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये सभी, यस, ऑल ऑफ द अबव। तो कैपिटल एसेट्स होने से क्या होता है, कैपिटल एसेट्स प्रूव होगा तभी फिर कैपिटल गेन अराइज होगा, तभी उसकी टैक्सेबिलिटी की बात उठेगी, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, तो ये मैटर करता है, मतलब कैपिटल एसेट होना मैटर करता है। अब आप कुछ नाम याद कर लीजिए, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स, आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, सोने चांदी की छड़ें, बिस्किट, ईंटें, सिल्लियाँ, ये सब बुलियन है, ये सब टैक्सेबल है, ये मूवेबल एसेट्स में है। और मूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन के बाद ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है सर, चलिए। रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया विच इज़ डैश डैश किलोमीटर आउटसाइड फ्रॉम द लोकल लिमिट of the jurisdiction of a municipality or a cantonment board if the population of municipality or cantonment board is more than 10 lakh। आराम से देखो, मैं आपको इसका एक सिंपल बताता हूँ, आप समझना। देखो, अगर कोई ज़मीन यहाँ है, कहाँ, यहाँ अंदर है, तो वो आपकी अर्बन लैंड है, या कहें रूरल लैंड नहीं है, एक बात बोल देते हैं, अर्बन लैंड है। ठीक है, तो अगर एक छोटा सा शहर है, 10,000 आबादी है, वहाँ पे कोई लैंड उसके अंदर है, तो वो अर्बन लैंड है। अब अगर इसके 2 किलोमीटर के दायरे में है तो भी वो अर्बन लैंड है। ठीक है, इसके 6 किलोमीटर के दायरे में है तो भी वो अर्बन लैंड है, और इसके 8 किलोमीटर के दायरे में है तो भी वो अर्बन लैंड है। इसके बाहर अगर कोई लैंड है तो वो अर्बन लैंड नहीं है, बल्कि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। अब ये सर हमें कैसे याद होगा, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इसमें क्या होता है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। अंदर अंदर में जो है ना, उसका पॉपुलेशन साइज़ है 10K, इसका पॉपुलेशन साइज़ है फिर 1 लाख तक। ठीक है, अगला वाला है 1 लाख से 10 लाख तक, और ये वाली जो ज़मीन है वो है 10 लाख के बियॉन्ड। तो यानी अगर कोई आपकी ज़मीन, अगर आपकी कोई ज़मीन जो है वो कहें 10 लाख की आबादी के बाहर निकल गई, 10 लाख की आबादी से 8 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं आ रही, 8 किलोमीटर के दायरे में आ रही है, तब तो वो अर्बन लैंड है, उसके बियॉन्ड निकल गई तो वो है रूरल लैंड। तो इसमें यही पूछा था, 10 लाख की आबादी के हिसाब से इसका आंसर 8 किलोमीटर आएगा। होप मैं आपको थोड़ा सा बता पाया, नॉट 100% शायद आप कन्विंस नहीं हुए हों। देखिए, पहली बात तो ये रूरल एरिया के रूल्स क्यों बनाए गए हैं, ये हिंट बार बार आएगा, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए तो तीनों क्वेश्चन अपने लिए आसान हो जाएंगे। देखिए, जो गांव में लोग हैं उनको ज़मीन खरीदने बेचने में दिक्कत नहीं हो, या वो कैपिटल गेन के चक्कर में ना पड़े, इसलिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड को डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। ये तो हो गई मोटी बात। अब पहला पॉइंट क्या लिखा है कि अगर भारत में कोई भूमि है और अगर वो 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले एरिया या कंटोनमेंट बोर्ड में है, ठीक है, ओके, तो अगर जो कहें आपकी जो ज़मीन है वो एक 10,000 की आबादी वाले इलाके में है, तो वो अर्बन लैंड है ही है। अब अगर क्या हो कि अगर वो थोड़ी दूर है, तो अगर 10,000 और 1 लाख की आबादी है तो इसका 2 किलोमीटर का रेंज है, और 1 लाख से 10 लाख का आबादी है तो 6 किलोमीटर का रेंज है, और अगर 10 लाख से बड़ी आबादी है तो 8 किलोमीटर का रेंज है। अगर मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये ज़मीन टैक्सेबल है, थोड़ा सा बाहर शहर हो तो ये वाली ज़मीन भी टैक्सेबल है, थोड़ा और बड़ा शहर हो थोड़ा रेंज और बढ़ जाएगा, जैसे रडार होता है, तो आपके रेडियस में और भी चीज़ें आ जाएंगी, और आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है तो इतना सब आपके एरिया में आ जाएगा। लेकिन इसके बाहर जो ज़मीन है वो रूरल है, तो ऐसी बहुत कम ज़मीनें बचती है। सर बात ये कहने का, बहुत ऐसी कम ज़मीनें बचती है, सब किसी न किसी नगर पालिका या किसी न किसी कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में तो आ ही जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, अब जैसे आबादी का रेंज है 1 लाख और 10 लाख, 1 लाख और 10 लाख, तो इसमें आपको 6 किलोमीटर देखना है। ठीक है, तो यूँ समझते जाओ, बस सिंपल समझो, आबादी बढ़ती जाएगी, रेंज बढ़ती जाएगी, और 8 किलोमीटर के रेंज से बाहर निकल जाओगे तो वो रूरल लैंड हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन देख लो, वहाँ पर वही वाला हिंट है, वहाँ पर वही एरियाज़ के मेजरमेंट को समझाया गया है। ठीक है, चलिए। और अब देखो, वापस पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन देख लेना, ऐसा नहीं है, मैंने तो अभी तीनों क्वेश्चन लाइन से सेट किए रूरल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे। तो अगर
10,000 से लेके 1 लाख तक की आबादी है, देखो आबादी बहुत छोटी है, 10,000 से 1 लाख तक की आबादी, तो आपको केवल 2 किलोमीटर का रेंज पकड़ना है, ठीक है। चलिए मैं अब और नहीं समझाऊंगा, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर दोगे, ठीक है। चलिए बस वही तीनों रूल है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Arjun gifted a house property valued 50 lakh to his wife Geeta, who in turn has gifted the same to her daughter-in-law Deepa. The house was let out at 25,000 रुपया per महीना throughout the previous year 2021. Compute the income from house property for assessment year 21-22. In whose hands in the income from HP chargeable to tax? Well, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। देखो आपका जो इनकम है वो है 25,000 रुपये महीना, तो आपका 1 साल का इनकम हो गया 3 लाख। इस 3 लाख में से 30% माइनस हो जाएगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो आपका माइनस हो जाएगा और आपका टैक्सेबल अमाउंट बचेगा 2,10,000। नाउ इस क्वेश्चन में 3 प्लेयर हैं, पहला प्लेयर है अर्जुन, दूसरा प्लेयर है गीता, थर्ड प्लेयर है दीपा। अर्जुन ने प्रॉपर्टी दी थी अपनी वाइफ गीता को, गीता ने वो प्रॉपर्टी दे दी अपनी बहू नॉट बेटी, अपनी बहू दीपा को, ठीक है। तो हमें पता है कि डॉटर इन लॉ को जो असेट दिया जाता है वो सास या ससुर के हाथों में टैक्सेबल होता है, तो दीपा को जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो इसकी सास के हाथों में टैक्सेबल होगी। और एक रूल ये भी है कि पति अपनी पत्नी को जो ट्रांसफ़र करता है वो पति के हाथों में टैक्सेबल होता है, तो ये असेट अर्जुन के हाथों में टैक्सेबल होगी। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 2,10,000 टैक्सेबल होगा, ये तो पहली बात है, और वो अर्जुन के हाथों में टैक्सेबल होगा। तो ए और बी में टाइट कॉल है, बी इसका आंसर है। हाउस प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्लबिंग ऑफ इनकम, सारे रूल्स को आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलिए सर, इनकम टैक्स बहुत मज़ेदार होता है, बस एक बार समझ में आ जाए फिर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कहता है कि इनकम फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ, यदि 1 जून 1973 के बाद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहू को कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो वो इन लॉज की मानी जाती है। एक आप क्लबिंग में हमेशा रूल बहुत याद रखिएगा कि जो रिलेशन होता है, जैसे बहू और सास ससुर का जो रिलेशन है वो ट्रांसफ़र करते समय भी होना चाहिए और जिस समय इनकम जनरेट हो रही है उस समय भी होना चाहिए। ये रूल पति पत्नी में भी है कि जिस समय असेट ट्रांसफ़र हो रहा हो उस समय भी उनके बीच में पति पत्नी का रिलेशन होना चाहिए, और जब इनकम टैक्सेबल किया जा रहा हो तो भी पति पत्नी का रिलेशन होना चाहिए, तो ही क्लबिंग के रूल होते हैं। तो इसीलिए अगर आप समझो कि आप अपनी होने वाली बहू को कुछ दे देते हैं तो क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं होती, या आप अपनी होने वाली पत्नी यानी मंगेतर को कुछ दे देते हैं तो क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं होती। ये टैक्स बचाने का एक तरीका भी है, थोड़ा गलत तरीका है बट है तो है। चलिए, और Lankesh, a resident Indian, has incurred 15,000 for medical treatment his dependent brother. नाम ये लंकेश रखा है, रावण ही रख देता। खैर, who is a person with severe disability and has deposited 20,000 with LIC for his maintenance. For assessment year 21-22, Lankesh would be eligible for a deduction under section 80DD. Well, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू 80DD। हमें पता है कि 80DD के लिए एक तो वर्ड होता है डिसेबल और एक वर्ड होता है डिपेंडेंट। जैसे अभी जो लंकेश का ब्रदर है उसको सीवियर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी भी नहीं सीवियर डिसेबिलिटी है, और दूसरा है कि वो अपने भैया लंकेश पे डिपेंडेंट भी है। तो दोनों कंडीशन पूरे होते हैं हमारे 80DD के, एक तरह से दोनों डी पूरे होते हैं, तो आपको 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। भले लंकेश ने इतना पैसा खर्च नहीं किया हो या ज़्यादा खर्च किया हो, इट इज़ इममटीरियल। 80DD में आपको डायरेक्ट डिडक्शन मिलता है, फिक्स्ड डिडक्शन मिलता है, सीवियर डिसेबिलिटी के मामले में 1,25 मिलता है, वैसे 75 मिलता है, सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25 मिलता है, तो इसका आंसर 1,25 होगा। चलिए देख लेते हैं। ये कहता है कि 80DD के तहत वैसे जो डिडक्शन है वो 75,000 फिक्स होती है, लेकिन अगर जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 80 को क्रॉस करता है तो सीवियर डिसेबिलिटी होती है और 1.25 लाख रुपए होता है। ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर किया जाता है, डिडक्शन हमेशा फिक्स अमाउंट की होती है। वेल, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर राजशेखर अर्नड इनकम ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला
Income from sapling and seeding grown in nursery at Cochin is 80,000. The basic operations were not carried out by her on land. Her agriculture income is, well, ये कोई गर्ल है, ठीक है, श्री नहीं है, श्रीमती है या कुमारी है। खैर बात यह है कि इन्होंने चाय उगाई है। अब सर जो चाय उगाते हैं उसमें 60% कॉम्पोनेंट एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। चाय उगाना, फिर चाय को बेचना, सेलेबल बनाना, तो 60% इनकम एग्रीकल्चर होती है। तो 4 लाख में से तो आप 60% टैक्सेबल कर देना। और जो नर्सरी से इनकम होती है, नर्सरी में जो आप छोटे छोटे पौधे या बीज वगैरह बेचते हैं, वहाँ की जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में आती है। तो इधर से हो जाएगा 4 लाख का 60% 240 और यहाँ से हो जाएगा 80, तो 3,20,000 रुपये इसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। डी इसका आंसर होने वाला है। ठीक है सर। टी में 60-40 का रूल है, याद रख लेना आप। ठीक है, कहता है कि चाय का जब अपन प्रोडक्शन करते हैं तो 2 एक्टिविटीज़ शामिल है, चाय को उगाना और चाय को सेलेबल बनाना। और इसलिए जो आपका जो टी गार्डन है, चाय बागान है, उसकी इनकम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर या बिजनेस इनकम। ठीक है सर, चलिए बात कर लेते हैं। कोटिंग ऑफ आधार नंबर वुड नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स। वैसे आधार नंबर कोट करना पड़ता है 139AA के तहत, लेकिन जो आसाम स्टेट के बंदे हैं, उनको कहें आधार कोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको भी आधार नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इंडियन सिटीज़न नहीं है उनको भी आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भारत में हैं और 80 साल से ज़्यादा हैं, अब उनको भी आप परेशान मत करो, बेचारे 80 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उनमें भी आधार नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे मामलों में आधार नंबर कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से एक्सेप्शंस है, बाकी सारे मामलों में आपको आधार कोड करना पड़ेगा। ठीक है सर, इन 4 मामलों में आपको आधार कोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। देखिए, जब आप पैन के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपको आधार नंबर देना पड़ता है, और जब आप रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ पे भी आपको आधार नंबर कोड करना पड़ता है। हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है, लेकिन बेसिक तौर पे रूल तो यही है कि आपको इन दोनों जगह पे आधार नंबर कोड करना पड़ेगा। टैक्स पेयर ऑप्टिंग for presumptive taxation scheme of section 44AD are required to pay up to advance tax by 15 जून। well, देखिए, एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है, ये बात सच है। और हमें 15%, जस्ट मिनट पेन ले लें, हमें 15%, 45%, 75% और 100% एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। लेकिन जो प्री अजम्पटिव ऑप्शन ले लेते हैं 44AD वाला, नॉट 44AE वाला, तो जो 44AD वाले स्मॉल टैक्स पेयर बिजनेसमैन हैं, उनको कहा है कि भाई आप 15 मार्च तक 100% टैक्स जमा करा दो। आपको जून तक, मतलब जून होता है, सितंबर होता है, दिसंबर होता है, तो आपको जून तक जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, सितंबर तक जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, दिसंबर तक जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। केवल 15 मार्च तक आते आते आपका 100% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर रहेगा नील। ठीक है, याद ये रखना है, क्योंकि बच्चा गलती से क्या करेगा, 15% भरेगा, लेकिन 44AD वालों को एग्जेम्पशन दी गई है कि आप जाओ, आपको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। ठीक है, चलिए, वेल होप समझा पाया मैं आपको। देखिए, अभी मैं रूल पढ़ देता हूँ। टैक्स पेयर हु आर ऑप्टिंग फॉर प्री अजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ 44AD आर रिक्वायर्ड टू पे 100% ऑफ एडवांस टैक्स बाय 15 मार्च। इनको इंस्टॉलमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ जमा करा देना 15 मार्च तक 100%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स नीड टू बी पेड फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। तो मैंने अभी बताया, ये तो बड़ा आसान, ए ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे, 15, 45, 75 और 100। ठीक है, यस, ए ऑप्शन है। देख लीजिए 15 कब है, जल्दी से आ जाता है। वेल, 15 जून तक आप याद कर लीजिए। देखिए, इसे आप कैसे याद करेंगे, देखो पहला क्वार्टर कौन सा होता है, अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो पहला क्वार्टर जून एंडिंग, अगला सितंबर एंडिंग, अगला दिसंबर एंडिंग, फिर मार्च एंडिंग, उस तरह से चलता है। तो ये क्वार्टर एंडिंग से, अगर आप लॉजिक समझो तो क्वार्टर एंडिंग से 15 दिन पहले पेमेंट करवा देते हैं। और एज यू अर्न एज यू पे, तो पहले आप 15% पे कर दो, फिर 45% यहाँ तक जमा होना चाहिए, पीछे का कोई बाकी है तो वो भी, फिर आपका यहाँ तक आते आते 75% जमा हो जाना चाहिए, और साल ख़त्म होने से पहले आपका
100% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 को क्रॉस कर रहा है, 10 या 10 को क्रॉस कर रहा है, तो आप छोटे टैक्स पेयर हो तो आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। 44 AD वाले हो तो भी आपको आराम से बाद में जमा कराना है, ठीक है, 15 मार्च तक। वेल, अंडर सेक्शन 234C, इंटरेस्ट विल नॉट बी लिवाइबल इफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज पेड अप टू -% ऑफ असेस्ड टैक्स। वेल, अभी ध्यान देना, यहाँ से पहले लेते हैं। आपको एडवांस टैक्स जमा कराना है 15%, 45%, 75%, 100%। अब अगर किसी बंदे ने यहाँ 15 की जगह 12% भी जमा करा दिया ना, कम जमा कराया पर 12% जमा करा दिया, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 45 का 80% होता है 36, अगर आपने 45 की जगह 36% भी जमा करा दिया ना, तो भी आपको 234C का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 75% पूरा जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे आपको 100% जमा कराना पड़ेगा, वरना इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको वो एडवांस टैक्स के जो इंस्टॉलमेंट परसेंटेज है वो तो याद करने हैं। इसका 80% और इसका 80%, इन दो मामलों में 80% याद कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड किस्त का, सेकंड किस्त यानी ये वाला किस्सा, तो अगर ये पूछे कि एडवांस टैक्स कितना जमा होना चाहिए तो वो है 45%, और इंटरेस्ट ना लगे इस पर्पज से कितना जमा होना चाहिए 36%। कंफ्यूज नहीं करता, अगर इसने 40% जमा करा दिया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इसने 36% से कम जमा कराया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। होप मैं आपको समझा पाया, अच्छे से याद कीजिएगा और जोड़े से याद कीजिएगा, जोड़े से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। वेल, ये वीडियो ख़त्म हो गया है, पहले मैं इसका आंसर दे दूं आपको, यस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका PDF दे रखा है, वो PDF आप एंजॉय कर सकते हैं, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं फ्यूचर में। वो PDF भी आप किसी को चाहें तो शेयर कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।